कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिनको शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक संघर्ष की गाथा या एक कहानी लेकर आज हमारे बीच हैं रोमा वर्मा। उड़ान के इस साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हम पूरी बातचीत करेंगे रोमा वर्मा से, जानेंगे उनकी जर्नी, उनका संघर्ष, उनका पूरा जीवन किस तरह से अभी तक का रहा है। तो सबसे पहले रोमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान के इस मंच पर। और आज साक्षात्कार की श्रृंखला को हम आज आपके साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इस उड़ान की साक्षात्कार श्रृंखला में मुझे शामिल होने का अवसर दिया। सर, मैं मूल रूप से तिल्दा नेवरा की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी सहायक विकास विस्तार अधिकारी थे और मेरी माता गृहिणी है। मेरे पिताजी की लंबी पोस्टिंग गरियाबंद में रही है सर। तो जो है स्कूल मेरी वहीं से पूरी हुई है, पूरी 12th तक। फिर उसके बाद जो है सर मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में हुआ है। शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद पीएससी की तैयारी करने लगी सर, और अंततः मतलब 2017 में मुझे चौथे प्रयास में जो है अकाउंट ऑफिसर के पद में चयन हुआ। एक इंजीनियरिंग की छात्रा अचानक से प्रशासनिक सेवा की तरफ आती है, ये सफर किस तरह का शुरू हुआ? सर, इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरे गुरु, जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था कि सिविल सर्विस में जाने के लिए। उस टाइम सिविल सर्विस का उतना मुझे नॉलेज नहीं था। अब चूंकि मैथ्स विषय लेके पढ़ रही थी तो मैथ्स के बाद एक ऑप्शन होता है, या आप बीएससी करें या इंजीनियरिंग करें। तो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट उस टाइम हुआ था, पीईटी का एग्जाम, तो मैंने वो दिलाया था। तो उसमें मेरे रैंक अच्छे आए थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैंने उसमें प्रवेश लिया और इंजीनियरिंग अपनी पूरी की। तो उसी दौरान सर, जब मैं 4th सेमेस्टर में थी तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ही कॉप करके एक प्रोग्राम हुआ था, कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम, कि आप आगे इंजीनियरिंग के बाद क्या करना चाहते हैं। तो उस कार्यक्रम के दौरान मुझे सर की कही हुई बातें याद आई कि रोमा, तुम्हें सिविल सर्विस में जाना चाहिए। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि मुझे उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया कि आप सिविल सर्विस के लिए ही बने हो सकता है नेचर या बिहेवियर देख के उन्होंने ऐसा कहा। तो फिर मैंने जब कॉप का प्रोग्राम हुआ तो उस दौरान जो है मुझे लगा कि सर का जो सपना है मुझे लेकर कि सिविल सर्विस में जाना चाहिए करके, तो मैं उसे पूरा करना चाह रही थी। तो उस दौरान सर एक मन में था, आगे मैंने गेट एमटेक के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा और एक ठान लिया था कि करना है तो सिविल सर्विस में ही कुछ करके दिखाना है। लेकिन जब मैं 2013 में पास आउट हुई तो उस ड्यूरेशन में मैं एलिजिबल नहीं थी पीएससी के लिए। तो मेरे पास एक लंबा ड्यूरेशन था, तो उस टाइम जॉब भी चाहिए था मुझे। तो मैंने बैंक की तैयारी कुछ समय के लिए की थी। फिर 2015 से मैंने पीएससी की तैयारी कंटिन्यू रखी सर। 2015 से आपने तैयारी शुरू की जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2014 पीएससी का जो पहला अटेम्प्ट आपने दिया, तब भी आप इंटरव्यू तक पहुँच चुके थी। जी। तो उसके बाद फिर 2015 में भी आपने आप इंटरव्यू दिलाया। तो उसके बाद फिर ये जो आगे का सफ़र रहा है वो किस तरह का रहा है? सर, 2014 पीएससी में मैं क्वालिफाई हुई पीएससी के लिए। तो पीएससी प्रीलिम्स मैंने दिलाया, तो जून 2015 में वो हुआ, वो क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद मैंने मेंस दिलाया, मेंस भी क्वालिफाइड हो गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू दिलाई, तो इंटरव्यू में जो है रैंक काफ़ी पीछे था सर, 520 रैंक आया। तो उस रैंक में मैं एक भी पोस्ट प्राप्त नहीं कर पाई। फिर से एक प्रयास, चूंकि मन में ये था, पहला प्रयास था और चूंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से थी, पूरा फील्ड अलग था, तो उतना वो नहीं लगा कि पहले प्रयास में असफल हुई, ठीक है चलता है, मैं आगे और भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि एज भी था। मैंने सेकंड प्रयास भी पूरे जोश जुनून एक दृढ़ संकल्प लेके किया कि एक पोस्ट हासिल करना ही है। तो फिर से मैंने सेकंड प्रयास किया 2015 पीएससी को लेकर। उसमें भी मैं इंटरव्यू की श्रृंखला तक गई, इंटरव्यू तक गई, इंटरव्यू दिलाया सर। उसमें भी मेरा रैंक जो है पहले से तो बेटर था, एक एक स्टेप आगे बढ़ रही थी। 280 रैंक आया उसमें। लेकिन इत्तेफाकन ऐसा था कि उस टाइम भी मैं पोस्ट प्राप्त नहीं कर पाई। जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में पोस्ट प्राप्त नहीं कर पाई तो काफ़ी निराशा हुई सर उस टाइम, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का तो ऐसे थोड़ा था कि पहला ही प्रयास था, चलो कुछ नहीं होता। जब सेकंड अटेम्प्ट में प्राप्त नहीं कर पाई तो काफ़ी निराशा हाथ आई थी मेरे कि क्या करना चाहिए, किसमें सुधार करूं, कैसे रणनीति बनाऊं। तो ये सब चीज़ों को लेकर जो है मैं सर से, अंकित सर से काफ़ी बातें करती थी कि किस टाइप से रणनीति होनी चाहिए मेरी पढ़ाई को लेकर। तो सर काफ़ी मेरे को मोटिवेट किए और जो भी है रणनीति प्रीलिम्स
हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, सभी की रणनीति को लेकर मैं सर से डिस्कस करती थी और मेरे को मार्गदर्शन भी करते थे। तो फिर मैंने फिर एक नए ऊर्जा के साथ जो है 2016 पीएससी को दिलाया। लेकिन पता नहीं किस्मत उस टाइम कैसे वो कर रही थी मेरे साथ कि फिर से जब मैंने 2016 प्रीलिम्स दिलाया तो 2016 का प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ और उस टाइम मतलब इतना असफल हो गई थी कि अब क्या करूं, मतलब इस हद तक नीचे गिर गई थी कि उठना मतलब किस तरीके से उठूं, ऐसा हो गया था। फिर भी ये था कि उस टाइम काफ़ी रोई जितना था कि क्या करना चाहिए। सर के पास आके बैठती थी कि सर मेरे से कहाँ गलती हो गई जो मैं 2 बार इंटरव्यू तक पहुँच के 3rd अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी इंटरनल एनर्जी मेरी वहाँ पे एक आई कि एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं तुम कर सकती हो। तो मैंने फिर से उस चीज़ को अप्लाई किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। 2016 प्रीलिम्स के दौरान जो मेरे से गलतियां हुई थी तो मैंने प्रीलिम्स में भी फोकस करना शुरू किया। पहले ये था कि प्रीलिम्स में मैं उतना फोकस नहीं करती थी, मेंस और इंटरव्यू इधर थोड़ा ध्यान दे रही थी। तो प्रीलिम्स इसीलिए मैं उस स्टेज में गिरी। प्रीलिम्स को फिर से जो है एक बेहतर रणनीति के साथ मैं तैयारी की। फिर अंततः मतलब प्रीलिम्स मेरा 2017 में क्लियर हुआ। फिर उसके बाद 2017 का मेंस में मैं मतलब जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो इतना जोश आ गया था कि बस अब करके दिखाना है, तो इसी पीएससी में करके दिखाना है। तो मैं पूरी मतलब रणनीति के साथ, एक बेहतर रणनीति के साथ, वो भी मार्गदर्शक ली हुई थी अंकित सर से कि क्या रणनीति में क्या गलतियां कर रही थी, वो सबको सुधारते हुए जो है मेंस फिर मैं 2017 का दिलाई और वो क्लियर भी हुआ और मैं इंटरव्यू में गई और अंततः मेरे को इंटरव्यू में 28 रैंक के साथ अकाउंट ऑफिसर के पद में चयनित हुई। एक इंजीनियरिंग की छात्रा अचानक से पीएससी की भर्ती बनती है तो एक अलग तरह की पूरी पढ़ाई होती है, पीएससी की अलग तरह की रणनीति होती है। ये रणनीति किस तरह की रही और बहुत कम समय आपके पास था, आप जैसे आपने बताया पढ़ने के लिए, तो ये इसमें किसने मदद की? आपने अंकित सर का नाम बार बार लिया, तो क्या सीधे तौर पे उनसे आप गाइडेंस लेती थी या आपने कोचिंग संस्थान जैसी चीज़ें भी ज्वाइन की थी? जी बिल्कुल सर, मैं 2015 में जो है उड़ान संस्था आई थी। तो उड़ान संस्था में मैंने प्रीलिम्स का कोर्स किया। तो प्रीलिम्स का चूँकि उस समय जून में एग्ज़ाम था तो मेरे पास टाइम ड्यूरेशन काफ़ी था और यहाँ मेरे को कुछ ऐसे बैचमेट्स मिले कोचिंग संस्थान में जो काफ़ी सीनियर थे और पहले भी पीएससी दे चुके थे। तो उनका भी मेरे को मार्गदर्शन मिला। उन्होंने जो गलतियाँ की अपने प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान या प्रीलिम्स के पेपर के दौरान या मेंस के पेपर, जो भी गलतियाँ उनसे हुई थी वो मुझे वो बताते थे। इसके अलावा हम ग्रुप स्टडी भी यहाँ पे करते थे, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करना और हंसी मजाक में पढ़ाई कर लेना। क्लासेस के दौरान हम लोग यहीं बैठ के पूरा दिन भर पढ़ाई करते थे। तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी फ़ायदेमंद रही मेरे को प्रीलिम्स के दौरान। तो इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की सर। ये तो हुई बात प्रीलिम्स की। मेंस की रणनीति किस तरह की आपकी रही? मेंस की तैयारी आपने किस तरह से की? या और आपने उड़ान संस्था का जिक्र किया, उड़ान संस्था ने किस तरह से मदद की आपकी? जी बिल्कुल सर, प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने मेंस यहीं से किया, क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। तो पूरा मेंस की तैयारी भी मैं इसी संस्था की से की। 2014-15 में जब मैं मेंस की तैयारी की और उसको जब मैंने मेंस में अपीयर हुई तो मार्क्स मेरे कम आए थे। तो 2015 के दौरान जब पीएससी दिलाई थी मेंस का, उसको आरटीआई से मैंने पेपर निकलवाया था और आरटीआई से जब पेपर निकलवाई तो मैं चेक की कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं कितनी सारी गलतियां करके आई हूँ मेंस के एग्जाम में। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 3 घंटे के पेपर में पता नहीं माइंड में जो आया सो लिखे, कुछ भी चीज लिख के आ गए, ऐसा टाइप सी भी चीजें मेरे साथ हुई। मतलब मेरे नंबर क्यों कम हुए ये चीज मेरे को पता चला। और मैं यहाँ फैकल्टी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है सब्जेक्ट वाइज सभी फैकल्टी को अपना पेपर दिखाई, जो सिलेक्टेड है उन लोगों को अपना पेपर दिखाई। तो उन्होंने जो है पेपर का जज करके मुझे बताया कि तुमने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया। तो उस चीज़ को सुधारते हुए सर मैंने एक बेहतर रणनीति के साथ फिर मेंस की तैयारी पे लग गई कि मुझे कैसे मार्क्स को अपने बढ़ाने हैं, क्योंकि मेंस का मार्क्स सर सिलेक्शन में काफ़ी महत्व रखता है कि आप सेलेक्ट मेंस के मार्क्स के बेसिस पर ही होते हैं।
तो मेंस के मार्क्स के लिए मैंने एक फिर से अलग तरीके से रणनीति बनाना शुरू किया कि कैसे जो है अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर कि किस तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा मैं राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ही फोकस की सर। जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, मैं पढ़ाई से ज़्यादा जो है लिखने पे फोकस की। लिखने पे बहुत सुधार की और उसमें 30-60 वर्ड्स, 100 वर्ड्स कैसे लिखना चाहिए और कैसे मैं बेहतर प्रस्तुतिकरण कर सकती हूँ अपना पेपर का, कैसे मैं दूसरों के पेपर से अपने पेपर को यूनिक बना सकती हूँ, इस पर मैंने काफ़ी फोकस किया। और कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे थे जिसको मैं अलग तरीके से शो कर सकती हूँ, जिससे जब एग्जामिनर मेरा पेपर चेक करे तो उसको लगे कि ये पेपर कुछ यूनिक है। तो इस सब चीज़ों को मैं सोच के जो है अपनी पेपर की रणनीति को लेके रखी हुई थी सर कि करना चाहिए कैसे। तो मेंस में मैं इस तरीके से रणनीति के साथ चली। जैसा आपने बताया कि कुछ अलग चीज़ें आपने प्रस्तुत करने की कोशिश की, थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बता पाएँ कि और इसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज अगर कुछ बता पाएँ कि क्या चीज़ें किसे किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। सर जैसे मेंस का पेपर है उसमें 30-60 वर्ड्स में पहले ये था कि जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर ना देके जो है हम इधर उधर की चीजें जो लिखते हैं वो ना लिख के जो 30-60 वर्ड्स के क्वेश्चन है उसमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ये चीज मेरे दिमाग में आ गई थी। तो उसमें मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश, जैसे एक क्वेश्चन मैं याद मुझे अभी आ रहा है सर। क्वेश्चन आया हुआ था अशोक के शासन के बाद जितने भी उनके उत्तराधिकारी बने उनका नाम लिखने का आया हुआ था। तो उसको मैं चारों का नाम लिख के एक लाइन, क्योंकि 30 वर्ड्स में 4 लाइन रहते तो चारों का नाम लिख के बस इनफ कर देना था, लेकिन मैं उसको पूरा डिटेलिंग मैंने पैरा में वो कर दिया था। तो यहाँ मुझे ये चीजें समझ आई कि कौन सी चीज को मेरे को पैरा में आंसर देना है, कौन सी चीज को मेरे को जो है पॉइंट्स में आंसर देना है, ये सब चीजें मैं उसमें समझी। 100 वर्ड्स का जो क्वेश्चन था उसमें मैं एक लाइन हमेशा भूमिका ऊपर में रखती थी, फिर नीचे मैं पूरे पॉइंट्स में ही आंसर, ज़्यादातर कोशिश मेरी पॉइंट्स में ही आंसर साइड हेडिंग दे के रहती थी, फिर लास्ट में कंक्लूड कर दी। 250 और 500 क्वेश्चन का तो आंसर पूरे जो रणनीति पहले से चली आ रही थी उसी के अकॉर्डिंग ये दी। इसके अलावा सर प्रस्तुतिकरण में भी मैंने काफ़ी फोकस किया। जैसे कि सर उसमें जो है पेपर को एक सजावट, मतलब इस तरीके से थोड़ा सजा के प्रस्तुत की कि थोड़ा और दूसरों के पेपर से थोड़ा मेरा पेपर यूनिक लगे। जैसे कि जैसे हम कुछ मेकअप करते हैं तो वो एक नॉर्मल मेकअप करते कि सामने वाला देखे तो एक फेस अच्छा लगे, वैसे ही मैंने अपने पेपर पर भी वो मेकअप की तरह ही अप्लाई किया कि इतना भी ज़्यादा उसमें मेकअप नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से कि सामने वालों को मेरा पेपर अच्छा लगे। तो मैंने उसमें 2 कलर का पेन यूज़ किया था, ब्लैक और ब्लू। तो हेडिंग मैंने पूरे ब्लू से दिए हुए थे और अंडरलाइन ये सब जो है इस तरीके से सजावट का वो किया था। इसके अलावा सर कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से दी थी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जैसे कि मेंस में मैंने रणनीति इस तरीके से बनाई थी कि हर क्वेश्चन का ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उस क्वेश्चन के आंसर को मैं कैसे फ्रेमिंग कर सकती हूँ। तो मेरे साथ जब मेरे बैचमेट्स हम साथ में स्टडी कर रहे थे तो एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को फ्रेमिंग करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हर क्वेश्चन में आप ना WH वर्ड्स अप्लाई किया करो। WH वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब चीज़ें कि क्या, क्यों, कैसे। तो मैं हर क्वेश्चन में वो चीज़ अप्लाई करने लग गई, तो उससे जो है मेरे आंसर की फ्रेमिंग बहुत अच्छी होने लग गई सर। तो ये वाली चीज़ मैं करते गई। इसके साथ ही सर मैं अपने आंसर को करेंट अफेयर्स से भी जोड़ने लग गई। करेंट अफेयर्स में जैसे कि मन की बात, समाचार से कुछ पता चल रहा है, लोकवाणी से कुछ समझ चल रहा है, तो उसके साथ ही प्रस्तुत करती कि मन की बात के अनुसार, मन की बात में इस तारीख को मन की बात में ये चीज़ें कही गई थी, तो उसको मैं उसमें मेंशन करती गई। तो ये जो है दूसरों से यूनिक करने का मतलब मेरा तरीका था। इसके साथ ही और भी कुछ कुछ रणनीतियां थी सर, अभी माइंड में उतना आ नहीं रहा है। हमारी पहले बातचीत हुई थी उस दौरान आपने बताया था कि निबंध में आप कविता लेखन का प्रयोग करती थी, और निबंध का पेपर जो होता है अधिकतर अभ्यर्थियों के लिए एक सवाल जैसा होता है कि उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए। आपने किस तरह से प्रस्तुतिकरण उसका किया था? जी सर, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बस निबंध लिख के आ गई थी। निबंध कैसे लिखना है कभी फोकस नहीं किया था। मुझे जो टॉपिक आया और टॉपिक के बारे में थोड़ा भी नॉलेज हुआ, मैं शुरू हो जाती थी कि इसको ऐसे लिखना है, कोई आगे पीछे नहीं था ऐसा टाइप सा। लेकिन फिर भी मेरे को मार्क्स अच्छे मिले थे। तो मैं जब 4th अटेम्प्ट में अपना चीजें कर रही थी, मेंस का एग्जाम दिला रही थी,
तो मतलब मैं ये सोची मैं क्यों इसमें चेंजेस करूं, मेरे मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं। तब सर ने मुझे कहा था कि नहीं, मार्क्स बढ़ाए भी जा सकते हैं। 130 to 35 मेरे मार्क्स पहले भी आए हुए थे सर। तो अगर तुम चेंजेस कर दो, पॉइंट और पैरा दोनों में लिखो, इस तरीके से कुछ चेंजेस करो, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाए। तो मैंने इस पर फिर से विचार किया, और जब मेरा इस लास्ट वो था 2017 का एसे का पेपर था, उस एसे के पेपर में मैंने बहुत तरीके से मतलब चीज़ों को सजा सजा के, जबकि जो टॉपिक आया था वो टॉपिक का मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था, पेपर हॉल में मेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा था कि बस कविताएं मेरे मन में आ रही थी, और कविताएं भी अलग तरीके से, मतलब ऐसा नहीं सब्जेक्ट से, टॉपिक से ही रिलेटेड मेरे दिमाग में कविताएं चलने लग गई थी वहां पे। तो मैं एक एक दो पैरा लिखती थी, फिर उसके बाद कुछ कविताएं डाल देती थी, इस तरीके से करने लगी। वो सडन सर पेपर हॉल में ही मेरा दिमाग उस तरीके से काम करने लगा, और मैं पॉइंट और पैरा दोनों को ही मैनेज करने लगी उसमें, कि पॉइंट और पैरा दोनों में ही आंसर देना चाहिए। लास्ट कंक्लूजन मैं एकदम सॉलिड बनाई हुई थी, और वो भी मतलब सडन वहाँ पे जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी मैं लास्ट कंक्लूजन में भी वही की, और कंक्लूड भी मैं लास्ट में कविता के माध्यम से ही की हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को काफ़ी प्रभावित किया है, क्योंकि वो बहुत यूनिक तरीके से जो है मैंने प्रस्तुत किया था अपने एसे का पेपर 2017 में। रोमा मैम, आपने जैसे कि बताया कि मेंस में की रणनीति आप पे अभी हमारी बात हुई, लेकिन आप चूँकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रही हैं, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में भी कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आपके सामने किस तरह की चुनौतियाँ थी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को लेकर? जी बिल्कुल सर, क्योंकि इंजीनियरिंग में पूरे हम टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और जब यहाँ आए पीएससी में तो बिल्कुल भी अलग ही सब्जेक्ट हमको मिले, लाइक हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री का तो मुझे शुरू से ही उतने पसंद आता नहीं था स्कूल लाइफ में भी, क्योंकि उतना इंटरेस्ट था नहीं। जब मैं पीएससी में आई तो जब हमारे हिस्ट्री टीचर ने हमको हिस्ट्री पढ़ाया था, तो उस ड्यूरेशन में हिस्ट्री में मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि जो भी चीज़ें जहाँ से भी शुरुआत करूँ पहले हिस्ट्री को ही पढ़ूँ, इस टाइप सी चीज़ें हो गई थी। मुझे ज़्यादातर जो है हिस्ट्री पेपर में ही ज़्यादा वो लगता था सर। कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट शुरू से ही रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते गई। संस्कृत जैसे सब्जेक्ट था सर, उसको 10th क्लास में लास्ट पढ़ी हुई थी, लेकिन संस्कृत चूँकि स्कोरिंग सब्जेक्ट था, उसके शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रहते हैं, तो वो मैं स्कोर कर गई थी। बाकी और में उतनी दिक्कतें नहीं आई सर, मैं अपनी एक बेहतर रणनीति के साथ चलती गई और उसको कंप्लीट करी। हाँ, हम पहले की बातचीत में एक बात आपने कही थी, ज्योग्राफी के कुछ सवाल आपसे छूटे थे मेंस के दौरान। आपने अपने 4th अटेम्प्ट में या मेंस के 3rd अटेम्प्ट में आपने उसको किस तरह से सुधारा था? सर ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेरे प्रीलिम्स के दौरान छूटे थे। प्रीलिम्स के दौरान मैं उसको सही नहीं कर पाई हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन की वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। तो वो प्रीलिम्स में मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसको रोकर सॉल्व करने से बेटर है कि मैं जिसमें गलती की हूँ उसको सुधार करूँ। तो जो प्रीलिम्स और मेंस का ड्यूरेशन था, जो सेलेक्ट हुए थे सभी मेंस दिला रहे थे, लेकिन मैं उस टाइम ये सोची कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, यही 2 क्वेश्चन की वजह से नहीं क्लियर हुआ, तो मतलब मेरे को ज्योग्राफी इतना मतलब तगड़ा कर लेना है कि नेक्स्ट में ज्योग्राफी से मतलब एक कोई भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन है कि मेरा कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी ज्योग्राफी की वजह से मैं 3rd अटेम्प्ट में अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई। काफ़ी मतलब उस सब्जेक्ट के प्रति इतना मतलब गुस्सा कहिए या चिढ़ कहिए, जो भी हो, लेकिन उस गुस्से को मैंने एक पॉजिटिव वे पे लिया, कि पॉजिटिव वे पे, और उसके एकदम भरपूर अच्छे से नोट्स मैंने रेडी कर लिए थे सिनॉप्सिस के जैसे ज्योग्राफी का। तो ऐसा लग रहा था कि ज्योग्राफी में मतलब मैंने पीएचडी कर ली है, काफ़ी कुछ मतलब मैं स्टडी कर ली थी, क्योंकि वो जो गुस्सा को मैं पॉजिटिव वे पे लेके गई थी, वो मतलब मेरे को एक बहुत ही शानदार नोट्स के रूप में मतलब मुझे मिला था सर। ये जरूर सीखने वाली बात है कि अगर कहीं आप कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर पड़ रहा है तो उसको इतना फिर मजबूत कर लीजिए कि फिर वो आपके लिए एक बेनिफिशरी सब्जेक्ट बन जाए और वो आपको ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए तैयार हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। हो गई बात प्री और मेंस की, अब आता है चरण इंटरव्यू का। इंटरव्यू का चरण आपके लिए किस तरह का रहा, उसकी रणनीति किस तरह की रही और तैयारी आपने किस तरह से की थी? सर बिल्कुल, इंटरव्यू का चरण मेरे लिए हमेशा टफ रहा है सर, क्योंकि जो है प्री और मेंस मेरा सब्जेक्टिव और रिटन में तो मुझे काफ़ी उतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं थी, क्योंकि मैं लिखने में अच्छी थी और प्रैक्टिस काफ़ी करती थी।
अपने लेवल पे मैं चीज़ें कर लिया करती थी, लेकिन इंटरव्यू ऐसा था कि सामने वाला आपको एग्जामिन करता है। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरव्यू दिया था तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी। तो लेकिन उड़ान संस्था के द्वारा जो है मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया था, उसमें मैं सम्मिलित हुई। तो अंकित सर उसमें काफ़ी प्रोत्साहित किए कि नहीं तुम कर सकती हो करके। मॉक मैं देते गई, 4 से 5 मॉक मैं यहाँ दी, और उसके बाद भी मैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के किस इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए, किस तरीके से मैं वहाँ जाऊँ, क्या कपड़े पहन के जाऊँ, कैसे सिस्टमैटिक वे पे मैं सामने वाले को प्रभावित करूँ, इस टाइप से चीज़ें मैं सर के साथ बैठ के डिस्कशन भी करती थी। प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, अपनी राय प्रस्तुत करने वाले क्वेश्चन, ये सबको लेकर भी मैं सर से डिस्कस करती थी और सर काफ़ी मदद किए। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं दिलाई थी तो मेरे उतने मार्क्स नहीं आए थे, शायद मार्क्स की वजह से ही मैं पोस्ट नहीं ले पाई। जब मैं फोर्थ अटेम्प्ट में अपना इंटरव्यू वहाँ दी तो उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आप अभी तक सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए, आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो मैं सर को बोली भी कि सर मेरे इंटरव्यू में मार्क्स कम हो जाते थे और मेंस में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम हुए। तो मैंने उनको ये भी बताया था कि आपने कैसे सुधार किया। उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैंने उनको बताया कि मेंस में तो मैंने आरटीआई से पेपर निकलवाया और अपनी जितनी भी गलतियां थी सभी गलतियों को वहाँ एग्जामिन किया और उसमें सुधार की। तो मेंस में डेफिनेटली इस बार मेरा अच्छा गया है तो मेरे मेंस में मार्क्स बढ़ेंगे। तो फिर बोले कि अब इंटरव्यू में कैसे करोगी, ऐसा करके। तो इंटरव्यू में मैंने फिर से कहा कि सर इंटरव्यू में आपके मार्क्स क्यों कम होते थे। तो मैंने उनको वही एक्सप्लेन किया कि सर थोड़ा घबरा जाती हूँ मैं, सामने प्रस्तुतिकरण उतना सही नहीं रह पाता, इस वजह से मेरे को मार्क्स कम मिले। तो लास्ट टाइम कितने मार्क्स मिले थे उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया सर 66। अच्छा वो तो बहुत कम है, उन्होंने ही खुद कहा। तो अभी आप क्या उम्मीद करती हैं, आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो मुझे जिस हिसाब से मेरा इंटरव्यू गया था मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे और अच्छे भी आए। और उन्होंने 1-2 क्वेश्चन में मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने काफ़ी प्रभावित किया उनको। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए हमारे बीच में और मेरे संघर्ष को लेकर भी कुछ कुछ बातें हुई वहाँ पे। तो सर सेटिस्फाइड थे ऐसा मुझे लगा। और जब फाइनल आया तो मेरे 83 मार्क्स इंटरव्यू में आए हुए। रोमा मैम, जो भी युवा जब तैयारी करता है पीएससी की तो उसके मन में प्री और मेंस को लेकर तो जो जिज्ञासा होती है वो तो होती ही है। खासतौर पर उनकी जिज्ञासा होती है साक्षात्कार को लेकर कि पीएससी के सामने जब वो प्रस्तुत होते हैं तो किस तरह के सवाल उनसे पूछे जाते हैं। अगर कुछ सवाल आप बता पाएँ और उनके जवाब अगर आप बता पाएँ कि किस तरह के सवाल होते हैं और कैसे उसको जवाब फ्रेम करना चाहिए। तो चूंकि आपने 3 बार इंटरव्यू दिलाया है तो अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल आ रहा हो। सर बिल्कुल। सबसे पहले तो सर जो फर्स्ट मेंबर रहता है बायोडाटा से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें से मेरे को मेरे नाम से ही रिलेटेड, हर इंटरव्यू में मेरे नाम से रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा। 3 बार में, तीनों बार में मेरे नाम से रिलेटेड पूछा। फर्स्ट जब अटेम्प्ट दी थी उसमें मंडावी सर का बोर्ड था, तो मंडावी सर ने मुझे बोला कि रोमा का ऐतिहासिक वो महत्व बताइए कि इतिहास में कहाँ रोमा का वो है करके। उस टाइम मेरे माइंड में उतना नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा देर पॉज लेके मतलब सोचने लग गई कि रोमा कहाँ, किसका क्या है, ऐसा टाइप सा। फिर वो थोड़ा सा मतलब ऐसा टाइप से चीजें बोलने लगे। मेरे को सडनली याद आया कि रामायण में सुग्रीव की वाइफ का नाम रोमा रहता है, तो उसी को लेकर वो बोले और मैं फटाक से उसका आंसर दी। तो सर इतने खुश हो गए कि आपने इसका मतलब इसको पता है कि रोमा सुग्रीव की वाइफ का नाम है करके। तो अच्छा, बहुत अच्छा करके मतलब फर्स्ट इंप्रेशन वहाँ मेरा बहुत अच्छा रहा। फिर सेकंड में उन्होंने मेरे से दोहे बोले, सर दोहे आप दोहा सुना सकती हैं क्या करके। तो फिर मैं थोड़ा सोची क्योंकि उस टाइम सडन मेरे को दोहा बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग जो है इंटरव्यू की तैयारी में सब्जेक्टिव पूरा पढ़ के गए हुए थे सर की सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंट अफेयर्स ये सब। दोहा वगैरह पूछ देंगे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। दोहा पूछे तो चूंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो हनुमान चालीसा का स्टार्टिंग का जो दोहा है वो मुझे याद था, तो मैंने वो सुनाया। फिर से मुझे मतलब काफी इम्प्रेस हुए, अरे यार वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मेरे साथ साथ वो भी गाने लग गए थे, तो ये काफी मेरे को अच्छा लगा। जब मैं फोर्थ अटेम्प्ट में 2017 का इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने फिर से मेरे नाम को लेकर फिर एक क्वेश्चन किया कि रोमिया रौला कौन है। रोमिया रौला, चूंकि मैं उड़ान का मॉक इंटरव्यू दिलाई थी तो यहाँ अंकित सर ने भी सेम क्वेश्चन मेरे से किया था। उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि रोमिया रौला कौन है। अंकित सर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि रोमिया रौला जो है एक लेखक है और उन्होंने कुछ किताबें लिखी, तो उसका मैं डिटेलिंग उस टाइम पढ़ के गई हुई थी। और
ये क्वेश्चन भी मेरा पहला ही क्वेश्चन था 2017 के वो में। तो उनको मैं वहाँ एक्सप्लेन की तो वो काफ़ी खुश हुए कि रोमिया रोला इनको पता है इस टाइप सा, कि अपने नाम का सभी चीज़ें डिटेलिंग ये करके आई है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा सर 2017 की जब साक्षात्कार दे रही थी तो उसमें जो है मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये पूछा कि प्रधानमंत्री जो अब पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक जो प्रधानमंत्री, उसको क्या आप क्रम से बता सकती हैं? पूरे कार्यभारी को भी आपको पूरा बताना है और जो वर्तमान में रहे वहां तक पूरा बताना है। तो चूंकि मैं उसको ट्रिक से याद की हुई थी तो वो ट्रिक मेरे को वहां पे एकदम क्लिक कर गया। तो मैं ट्रिक से चीजें धीरे वन बाई वन बताते गई प्रधानमंत्री को पूरे क्रम से और वर्तमान तक मैं लेके गई। तो सर काफी खुश हुए। उस टाइम पांडे सर का बोर्ड था। तो सर काफी खुश हुए, अरे वाह बहुत अच्छे बताया आप इस तरीके से। तो मुझे काफी अच्छा लगा रोमिया रोला और इस क्वेश्चन को लेकर, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई की और माहौल को थोड़ा मैंने हल्का कर दिया, थोड़ा खुशनुमा माहौल जैसा हो गया था। तो मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए काफी पॉजिटिव रहा है। अभी रोमा जी ने एक नाम का जिक्र किया, मंडावी सर। मंडावी सर के बारे में एक चीज जो कही जाती है या जो लोगों का अनुभव रहा है कि वो अधिकतर वेद, धर्म ग्रंथ और अध्यात्म पे उनके सवाल होते थे, अधिकतर दोहे वो पूछते थे। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हर बोर्ड में जो अध्यक्ष होता है उस बोर्ड का, तो उनका किसी न किसी विशेष तरह के सेक्टर पे उनकी जो रुचि होती है उससे सवाल होते हैं। ये मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आपके भी चूंकि अनुभव इस तरह से रहे हैं तो ये यहाँ पे बताना जरूरी मुझे लगा। जी जी। हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि मॉक इंटरव्यू से आपको काफी मदद मिले, अब ये तो हो गई इंटरव्यू तक की बात। चौथे अटेम्प्ट में और आपके इंटरव्यू के तीसरे अटेम्प्ट में आपको एक पद मिला, लेकिन उस पद में भी आप अकाउंट ऑफिसर बन पाई, लेकिन एक नंबर से डीसी के लिए चूक गई। कितना अखरता है आज भी? जी जी बहुत अखरता है सर, क्योंकि जब मैंने लक्ष्य बनाया था तो बस डिप्टी कलेक्टर ही लेना है, क्योंकि हर एक युवा का सपना रहता है जब पीएससी की तैयारी करता है कि एक सर्वोच्च पद हासिल करे। तो मेरे भी मन में था कि मैं डिप्टी कलेक्टर पद को वो करूं। और जब मेरे मेंस के एग्जाम काफी अच्छे गए थे तो पता नहीं अंदर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं, मैं एक सर्वोच्च पद ही हासिल कर रही हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि एक नंबर से मैं चूक गई। ओबीसी में एक ही पोस्ट था और जो है मैं ये भी बताना चाहूंगी सर, मेंस में मैं टॉप में थी। लेकिन इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू में जो सामने वाला था उन्होंने मेरे से ज्यादा नंबर ले आया। उसका 85 नंबर आ गया, मेरा 83, तो वो एक नंबर और आगे आ गया। एक नंबर मैं उससे जो है आगे थी। तो मेंस में टॉप में थी लेकिन इंटरव्यू में पीछे हो गई। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि इंटरव्यू आपकी पोस्ट के लिए बहुत ही मतलब जरूरी वो है, चरण है इंटरव्यू में। जैसे कि मेंस जो है आपको आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, मेंस का पेपर आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। इसके साथ ही इंटरव्यू जो है आपका पोस्ट डिसाइड करता है। ये चीज खुद मैं अपने ऊपर देख चुकी हूँ कि मेंस में मैं क्वालिफाइड कर ली थी, मैं टॉप भी की हुई थी मेंस में, लेकिन जब इंटरव्यू का मार्क्स आया तो मैं इंटरव्यू में पीछे हो गई और मेरे पोस्ट जस्ट चेंज हो गए कि डिप्टी कलेक्टर से डायरेक्ट अकाउंट ऑफिसर में आ गई, क्योंकि मैंने सेकंड चयन जो है अपना अकाउंट ऑफिसर प्रेफरेंस जो है अकाउंट ऑफिसर रखा हुआ था। तो बहुत अखरता है सर, जब अकाउंट ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ तो मेरे को सिलेक्शन होने की उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी डिप्टी कलेक्टर ना बनने की हो रही थी, और वो भी कम मार्क्स से, मतलब 1 मार्क्स से जब चुकी हुई थी। तो बहुत अखरा, लेकिन फिर धीरे धीरे इस अकाउंट ऑफिसर मतलब अकाउंट ऑफिसर के पद में मैं खुश होने लग गई कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है और अकाउंट ऑफिसर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर सभी पद एक महत्वपूर्ण रहते हैं, तो अकाउंट ऑफिसर भी एक महत्वपूर्ण पद है और मैं उसमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकती हूँ। खैर, जो बीत गई सो बात गई। फिलहाल अब अकाउंट ऑफिसर हैं। लोगों के जहन में एक सवाल ये भी होता है कि अकाउंट ऑफिसर के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन उनके जो काम होते हैं, अकाउंट ऑफिसर का जो पूरा एक दायरा होता है, उसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है। कुछ बताइए कि किस तरह से आपके पास काम होते हैं, क्या कुछ दायरा होता है, क्या किस तरह की कार्यशैली होती है? जी
सर अकाउंट ऑफिसर का एक पद जो है ऐसा पद होता है जिसमें आप अपने विभाग में रहने के साथ साथ अदर विभागों में भी आप पोस्टेड होते हैं। तो मैं अभी वर्तमान में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में पदस्थ हूँ। तो जिस एरिया में आप जिस जगह पे आप पदस्थ रहते हैं वहाँ के वर्किंग स्टाइल के हिसाब से आपके पद का नाम भी डिसाइड होता है। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में मुझे अकाउंट ऑफिसर ना कह के वहाँ पे मेरे पद का नाम असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस है, बजट एवं लेखा। तो उसमें जो मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी बिलिंग जब पास होती है तो वो सबसे रिलेटेड पूरे वर्क करती हूँ। इसके साथ ही पूरे बजट की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। और फाइनेंस, हर एक विभाग में एक फाइनेंस ऑफिसर बैठता है। तो फाइनेंस ऑफिसर की ये जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी चीज, मतलब 1 रुपए का भी अगर खर्च हो रहा है तो उस खर्च को आपको देखना है कि वो एक डायरेक्टर के अप्रूवल से हो रहा है कि नहीं, और मतलब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, नियमों के तहत हो रहा है कि नहीं। फाइनेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है नियमों की जानकारी। अगर आप नॉलेज नहीं रखेंगे नियमों की तो आप उस पद में नहीं रम पाएंगे। तो उसमें अगर आप नियमों की नॉलेज के साथ, नियमों की जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आप बहुत अच्छा उसमें कर पाएंगे। और जितना आप ज्यादा नॉलेज बढ़ाएंगे तो इस मतलब पोस्ट में आप बहुत ही आगे तक जाएंगे सर। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सिर्फ चुनौती पद लेने तक नहीं है, पद के बाद भी एक चुनौती होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, अलग अलग तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो है मुझे इस तरीके से अभी तक तो उतना वो नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो वर्क के दौरान होती है तो वो एक अलग ही तरीके से चुनौतियां रहती है, छोटी छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि वर्क कल्चर में आप अकेले नहीं रहते हो। स्टडी के दौरान जो है आप, ठीक है कि ये वाली ड्यूरेशन में आप स्टडी कर रहे हो, ये चीजें अलग रहती है। जब आप सेलेक्ट होके जाते हैं तो वहां पे विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, उन सबको लेकर भी आपको चलना है। यहाँ तो आप अकेले ही तैयारी करके कंटिन्यू अपने पर ही फोकस करके आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन वहां जब आप किसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हैं तो आपको सबको साथ लेके चीजें करनी होती है। और सभी को, ऐसा भी नहीं है सबको आप सेटिस्फाइड कर पाओ, कोई आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, कोई ठीक है प्रोत्साहित करे। तो इस तरीके से भी चैलेंजेस हर पोस्ट में, अलग अलग पोस्ट में अलग अलग तरीके से चैलेंजेस है। अच्छा, फिर से लौटते हैं आपके पीएससी की बातचीत को लेकर। तो जैसे कि आप 3 बार आपने इंटरव्यू दिलाया था और लेकिन पहले के 3 अटेम्प्ट में आप असफल हुई थी। तो असफलता के साथ एक निराशा का जो भाव आता है, उस समय आपने अपने मन को कैसे स्थिर रखा या किस तरह से फिर से वो एक नई ऊर्जा प्राप्त की? सर बिल्कुल, जब 3 बार असफल हुई तो एक जो है बहुत ही हताशा हाथ लगी हुई थी। चारों तरफ से असफलता मुझे घेरी हुई थी। तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन, कविता की लाइन जो है मुझे काफी अच्छी लगी जब मैं असफलता के कगार पर खड़ी हुई थी। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। ये लाइन मुझे काफी मोटिवेट करती थी और मैं डेली उस लाइन को अपने माइंड में रिपीट करती थी कि असफलता एक चुनौती है। तो जब असफल हुई तो उसको एक चैलेंज की तरह ली कि नहीं, नेक्स्ट पीएससी में मैं उसको काफी बेटर करूंगी। इसके साथ ही सर कुछ कोटेशन मैं हमेशा रिपीट करते रहती थी अपने मन में कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अच्छा बेटर करना है। और मन को शांत करने के लिए सर मैं योग और मेडिटेशन भी किया करती थी। योग तो मैं रेगुलर अभी भी करती हूँ और उस ड्यूरेशन में भी करती थी, और मेडिटेशन भी किया करती थी। उससे भी मेरे को काफी फायदा मिला अपने लाइफ को एक स्टेबल संतुलन लाइफ जीने के लिए, और जो है एक तनाव मुक्त रहकर पढ़ाई करने के लिए मुझे काफी फायदा किया सर। एक जो बात होती है, आप अधिकतर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ऊर्जा लिखती हैं, ये इसके पीछे क्या कहानी है? सर ऐसा था कि मतलब व्हाट्सएप स्टेटस मेन जो है ना तो मैं खुद के साथ साथ मैं सामने वाले को भी एक प्रेरित करने का वो करती हूँ कि व्हाट्सएप स्टेटस हमेशा एक एनर्जेटिक वे में मैं चीजों को डालती हूँ कि मैं तो खुद एनर्जीफुल रहूं, साथ ही साथ वो स्टेटस जो सामने वाला देख रहा है तो वो भी एक एनर्जी से भर जाए मेरे स्टेटस को देखकर। तो ऊर्जा, वो एक वर्ड, मतलब मुझे काफी ऊर्जा वर्ड बोल के मतलब मेरे को काफी इंटरनल एक अलग तरीके से एनर्जी लगती है। तो मैं वो हमेशा, वो वर्ड मुझे काफी पसंद है, तो मैं ऊर्जा लिख के उसको डालना पसंद करती हूँ सर। रोमा जी, हर किसी के जीवन जीने का एक तरीका होता है। रोमा वर्मा के जीवन जीने का तरीका क्या है?
जी सर, सर मैं बिल्कुल एक सीधी सादी सिंपल लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं एक सहज और सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जीना पसंद करती हूँ। एक सादा जीवन उच्च विचार की तरह जो है मैं अपनी लाइफ का जो स्टाइल है उसको फॉलो अप करती हूँ। और जो है इसके साथ ही जो है मैं एक बड़ा लक्ष्य ना बना के मैं छोटे छोटे लक्ष्य अपने प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए उसको बनाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को करना पसंद करती हूँ सर। अच्छा, फिर से बात चाहे पीएससी की करें या जीवन में सफल होने की, हर किसी के जीवन में कुछ सक्सेस मंत्राज होते हैं। अगर मैं कुछ पॉइंट्स में जाना चाहूँ, आपके जीवन में वो सक्सेस मंत्राज कौन से होंगे? सर सक्सेस मंत्र की बात करूँ तो मैं अपनी इंटरनल एनर्जी के लिए कोटेशन ही हमेशा यूज किया करती थी। इसके अलावा मैं पीएससी एस्पिरेंट के लिए जो है कुछ सक्सेस मंत्र बताना चाहूंगी कि आप पीएससी का पेपर में जब आप तैयारी करते हैं तो उसको डेली रूटीन में चीजों को फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। निरंतरता और नियमितता से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से निरंतर रूप से अध्ययन नहीं करते हैं तो आपका बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है। नियमितता एवं निरंतरता बनाए रखें। आप कुछ भी स्टडी करते हैं उसको नियमित रूप से उसका अध्ययन करें। इसके साथ ही पीएससी धैर्य मांगता है। आप धैर्य के साथ अपने जोश जुनून दृढ़ संकल्प के साथ जो है आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहें। आप कोशिश करें डेली का टारगेट बना के पढ़ाई करने की। डेली आप टारगेट बनाएं सब्जेक्ट वाइज। इस टारगेट को मुझे एंड तक पूरा करना ही है। प्रीलिम्स के लिए आप जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न को सॉल्व करें। इसके साथ ही मेंस एग्जाम के लिए आप बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस आप बिल्कुल करें, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। क्योंकि 3 घंटे के पेपर में आपको राइटिंग के साथ साथ आपकी स्पीड मेंटेनेंस और सभी क्वेश्चंस को कवर अप करना बहुत जरूरी है। तो आप मेंस के लिए जो है इस तरीके से आप करें। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि आप जब सिविल सर्विस में आ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें कि आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। इस क्यों का आंसर अगर आपने ले लिया तो आप सिविल सर्विस को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्यों का आंसर एक सॉलिड रहना चाहिए कि आपके पास वही चीज आपको प्रोत्साहन देती है, प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए वजह का होना बहुत ही जरूरी है। ये तो हो गई पूरी जर्नी की बात आपकी, और काफी कुछ बातें हमने की, लेकिन एक जो चीज मेरे जहन में आ रही है और एक जो बात छूट रही है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। जब आपका 4th अटेम्प्ट था और उसका जब प्री का एग्जाम था, शायद 10 दिन पहले ही पिताजी ने दुनिया को अलविदा वो कह गए, और एक गम का माहौल घर पे था। एक कहीं ना कहीं पिता को खोना, आप बेहतर समझ सकते हैं कि ऐसे वक्त में पिता का सर से साया उड़ गया। इसके बावजूद आपने अपने आप को कैसे स्थिर रखा और कैसे एग्जाम की तैयारी या एग्जाम को कैसे अपीयर किया? जी बिल्कुल सर, मैं तैयारी, क्योंकि 3rd अटेम्प्ट तक जब मुझे पोस्ट नहीं मिला था तो मैं तैयारी इतने जोश जुनून के साथ कर रही थी कि मतलब मुझे इस पीएससी में करना ही है करके। फिर सडन तैयारी कर ही रही थी। 18 फरवरी को एग्जाम था, 2 फरवरी को मेरे पिताजी के साथ ये घटना घटी थी। उसके बाद भी जो है मेरे फैमिली का सपोर्ट मुझे इतना मिला कि फादर का जब एक्सपायर हुए थे तो वो तिल्दा नेवरा में पूरे कार्यक्रम हुए। तो 2-3 दिन तक मैं वहाँ रुकी। उसके बाद मेरे फैमिली में मेरे बड़े भैया ने कहा कि तुम इतने समय तक तैयारी कर रही हो, तुम्हारा एग्जाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो उन्होंने मुझे तुरंत रायपुर भेज दिया कि तुम वहाँ टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, जितना कर सकती हो अपने वो तरीके से करो करके। फिर मैं जो है रायपुर आ गई थी, और रायपुर जब आई तो मेरे दोस्त और आस पड़ोस और अंकित सर मुझे इतना ढाढ़स बांधे कि तुम कर सकती हो, इतने समय से तैयारी की हो, तुम्हारी तैयारी अच्छी है करके। फिर मैं तैयारी करते रही। फिर जैसे ही 18 फरवरी का डेट आया तो 18 फरवरी से पहले मैंने 17 फरवरी को अंकित सर को कॉल किया। अंकित सर ने मुझे एक ही बात कही, बाकी सब भूल जाना 2 घंटे के पेपर के लिए। 2 घंटे के पेपर को, बस 2 घंटे में सिर्फ पेपर को ही ध्यान रखना कि पेपर ही तुमको करना है, अदर चीजें कुछ भी माइंड में नहीं लाना। तो जो 2 शिफ्ट में जो पेपर थे वो 2 घंटे में जो है मैंने और इधर उधर की चीजें नहीं सोची।
जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती थी, जितना माइंड में आया मेरे उस टाइम तक कि ये चीज़ें याद थी, वैसे तो स्थिति ऐसी थी कि दिमाग से पूरी सभी चीज़ें ब्लैंक हो गई थी कि किस टाइप सा दूंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके हिम्मत करके वहाँ तक गई और प्रीलिम्स दिलाई। और प्रीलिम्स फिर भी मेरे को डाउटफुल था उस टाइम की भी प्रीलिम्स में कि मैं निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी। तो उस ड्यूरेशन में भी मेंस का पेपर मैं उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर तो बस मेंस में मैं ऐसे भिड़ी कि सिलेक्शन लेके ही वापस आई। तो जो भी अभ्यर्थी या जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके सामने चुनौतियां हजार होती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से पार कैसे पाना है ये सीखा जा सकता है रोमा वर्मा के जीवन से, इनके जीवन संघर्ष से। और मुझे लगता है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आपकी कहानी से प्रेरित होंगे और वो खुद भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये आपके जीवन की उपलब्धि एक जो आपने हासिल की है, वो कई लोगों को, जो आप ऊर्जा की बात करती हैं, वो इस वीडियो से ऊर्जा से भर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, और आप हमारे साथ रहे इस मंच पर, आप ने बातचीत की। धन्यवाद। धन्यवाद।